Dear student, in metrology today we will discuss about the isotonicity calculation, and in previous video we know what is the osmosis and what is the tonicity and the types of solution, that is hypertonic, hypotonic and isotonic. In this video we know how to calculate the tonicity. Before going to the calculation, briefly we know what is the osmosis. In the previous video lecture I will detail discuss about the osmosis. तो ऑस्मोसिस में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर हमारे पास कोई दो सोल्यूशन है, अगर उसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर उसको अलग किए हुए हैं, तो अगर दोनों की स्ट्रेंथ अगर इधर 10% है या अगर मैं इधर देखूँ 80% है, तो जो मूवमेंट की बात की जाती है वो किसकी की जाती है? सॉल्वेंट की। इसकी करते हैं सॉल्वेंट की। और ये कहते हैं कि सॉल्वेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा। इस तरह से कंफ्यूजन क्या होता है कि 10% है, 80% है, तो आप समझते हैं 80 to 10% मूवमेंट होगा। नहीं, हमेशा मूवमेंट क्या होगा? 10 to 80% होगा, क्योंकि 10 में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा एज कंपेयर टू द 80। क्लियर? तो यही कहा गया, इफ सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक, तो सोल्यूशन में देखें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे देखें सेम फिगर आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने दिया था कि अगर ये हमारे पास सोल्यूशन एक बीकर है, इसको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग किया हुआ है, और एक तरफ हमारे पास 10% सुक्रोज सोल्यूशन और एक तरफ 80%। ठीक, तो 10% को लो कंसंट्रेशन का है और इसको हाई कंसंट्रेशन, यानी दिस इज अ हाइपो सोल्यूशन एंड दिस इज द हाइपर। ठीक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो मूवमेंट किधर होगा? इस 10% में सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द 80। ये मैंने बताया था 10% सुक्रोज का मतलब 10 और 90 का रेशियो है। 10 सॉल्यूट है हमारे पास और 90 सॉल्वेंट है। 80% में जाएं तो 90 सॉल्यूट है हमारे पास और 10 क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट देखिए इधर 10 है और इधर 90 है, तो सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन किधर ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 10% में, तो 10% में ज़्यादा है, 10% में ज़्यादा है, तो 10% में अगर ज़्यादा है तो मूवमेंट किधर होगा? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। और सोल्यूशन की जब आप बात करेंगे तो सोल्यूशन क्या है? हाइपो टू हाइपर। तो इधर देखें ऑस्मोसिस हुआ, मूवमेंट हुआ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, और यहाँ से सॉल्वेंट चला गया आपका 10 से 80%, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और यही अगर हम जब बायोलॉजिकल सेल में यूज करते हैं तो इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? टोनिसिटी। और इसी टोनिसिटी को कैलकुलेट करना है। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है टोनिसिटी की, अगर हम लोग इंजेक्शन में मीन्स पेरेंटरल फॉर्मुलेशन में वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, नेजल फॉर्मुलेशन में इसकी इंपॉर्टेंस है, और एज वेल एज ऑप्थैल्मिक फॉर्मुलेशन में। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, कि अगर मेजरमेंट करना है टोनिसिटी का, तो टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एडजस्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड। दो मेथड हम लोग यूज करते हैं, कोलिगेटिव मेथड एंड हीमोलैटिक मेथड। दो मेथड हमारे पास है, कोलिगेटिव एंड हीमोलैटिक। हीमोलैटिक देखें नाम ही आ रहा है, हीमोलिसिस होना है, यानी आरबीसी यूज करेंगे। तो यहाँ कहा गया ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वेरियस सोल्यूशन of the drug on the appearance of RBC when suspended in those solution। यानी हम RBC को solution में प्लेस करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करेंगे क्या? इसका अपीयरेंस। ठीक, इफ देयर इज नो चेंज इन साइज एंड शेप RBC when immersed in the test solution on observing with microscope, then this solution is isotonic to the blood। क्लियर समझ में आ रहा है कि आरबीसी को आपने सोल्यूशन में रखा जब, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि आरबीसी को हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा? आरबीसी को सोल्यूशन में आपने रखा, नो चेंज, कोई चेंज आरबीसी में नहीं हुआ, इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक। आप दूसरे सोल्यूशन में रखा, आपने स्वेल किया, ब्रस्ट कर गया, तो फिर क्या हुआ? ये हाइपोटोनिक, ये बताया था मैंने।
और तीसरा कंडीशन आपने रखा, कोई सोल्यूशन लिया उसमें श्रिंक कर गया, इसका मतलब सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन से आवर सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड हीमोलाइटिक मेथड। अब बात करेंगे कोलिगेटिव मेथड की। कोलिगेटिव मेथड होते हैं वो मेथड होते हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो ऐसे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं। सॉल्यूशन हैविंग सेम टोनिसिटी exhibit similar behavior with respect to their colligative properties। अगर हमारे सॉल्यूशन की टोनिसिटी सेम है, और टोनिसिटी आप लोगों ने देखा था डिपेंड कर रहा था किस पे, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे। आपने कहा सॉल्यूट ज्यादा है तो उसको आपने कहा था हाइपर है, सॉल्यूट कम था तो उसको कहा आपने हाइपो है, और सेम है तो उसको कहा था आइसोटोनिक। तो ये जो हाइपर, हाइपो, आइसोटोनिसिटी का टर्म हम लोगों ने यूज किया था, विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। जैसे आपने दो सोल्यूशन लिया, आपने कहा ये 10% है, ये 20% NaCl सोल्यूशन हमारे पास है, तो 10 को आप क्या कहेंगे, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो इसको आप लोग कहेंगे हाइपो, और इसको कहेंगे हाइपर। तो वही कह रहा सोल्यूशन हैविंग सेम टोनिसिटी, अगर टोनिसिटी सेम है, एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा, और साथ में एक चीज और भी पढ़ा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दीज आर अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लोग ये जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है इसको यूज करेंगे। हेंस टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन में बी डिटरमाइंड बाई डिटरमाइनिंग इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर लें तो हम लोग टोनिसिटी भी डिटरमाइन कर लें। दो मेथड हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू, एंड वाइट विंसेंट मेथड। In this video we are discuss about only two method, freezing point depression method based on molecular concentration। जो ये दो नेक्स्ट मेथड है बेस्ड ऑन द सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यूज, एंड वाइट विंसेंट मेथड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखा जाए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड में क्या है। नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, यानी हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये माना जाता है किसी भी सोल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। जैसे अगर लें वाटर है हमारे पास, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी वाटर में कुछ अगर सोल्यूट ऐड कर दें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा देन 0%, यानी 0% से कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। तो माना गया बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड प्लाज्मा, लैक्राइमल सिक्रीशन हैव ए फ्रीजिंग पॉइंट -052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक, कि बॉडी फ्लूइड का, ब्लड प्लाज्मा का, लैक्राइमल सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन देम। यानी हम अगर बॉडी फ्लूइड यूज करें या ब्लड प्लाज्मा यूज करें, इसमें डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो हेंस देखा जाए ऑल सॉल्यूशन विच फ्रीज एट -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड विल आइसोटोनिक विद दीज फ्लूइड। तो ये माना गया कि जो भी सॉल्यूशन अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम सेट कर दें कितना, ये माइनस, तो ये क्या होगा, आइसोटोनिक हो जाएगा किसके साथ, ब्लड के साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ, लैक्राइमल सॉल्यूशन के साथ। ये हो सकता है भाई यही ना कि अगर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हम अपने सॉल्यूशन का -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे कि वो आइसोटोनिक है हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ, क्लियर।
तो वही सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हेन एडेड इम्प्यूरिटीज, यानी इम्प्यूरिटीज मीन्स हम लोग साल्ट ऐड कर दें, ड्रग ऐड कर दें, देन वाटर फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। ये स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बताया कि वाटर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। अगर इसमें कोई भी हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है और इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इन केस ऑफ सोल्यूशन द सॉल्यूट यूनिट रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सोल्यूशन के केस में देखें सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट के जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन देखा जाए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। प्योर वाटर से सोल्यूशन का माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, कितना डिप्रेशन हुआ है। ठीक, तो डिप्रेशन में देखा जाए डेल्टा टीएफ यानी जो डिप्रेशन है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये जो डेल्टा टीएफ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन भी बढ़ेगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम करेंगे तो डिप्रेशन भी कम होगा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टीएफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हमारा सिस्टम अगर ये सॉल्यूट चेंज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होगा किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर के। सॉल्यूट बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ भी बढ़ेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिप्रेशन देखा जाए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द प्लाज्मा, तो प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस किया गया 0.52 डिग्री, तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड का डिप्रेशन मिला, यानी इतना टेम्परेचर हमारा क्या हुआ? डिक्रीज किया। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एडजस्टिंग सब्सटेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 0.52 A माइनस A बाई P। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है? 0.52 माइनस A डिवाइडेड बाई B। ठीक, इसमें A क्या है अगर देखें हम लोग, A है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन यानी जिसको हमें एडजस्ट नहीं करना है, तो जनरली A को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ड्रग, कि ड्रग की क्वांटिटी फिक्स है तो ड्रग में को एडजस्ट नहीं करना है। B फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1% वेट बाय सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। एडजस्टिंग मतलब जिसको हमें, जिसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा करके टोनिसिटी को मेंटेन करना है। इन द फॉर्मुलेशन सम इनर्ट सॉल्यूट लाइक NaCl डेक्सट्रोज इज डिसॉल्व टू रेज द ऑस्मोटिक प्रेशर अप टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सीरम और प्लाज्मा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें मेंटेन करना उस कंडीशन में हम लोग या NaCl ऐड करें या डेक्सट्रोज, इसकी क्वांटिटी ऐड करके हम लोग अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को या टोनिसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे क्या है? एडजस्टिंग सब्सटेंस का सिस्टम दिया गया है। अब क्वेश्चंस देखा जाए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखा जाए कि एग्जांपल यहाँ पे आपको है, फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड विच विल बी यील्ड अ सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। तो हमें प्रोपोर्शन प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का पता करना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इज 0.122 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले देखा जाए इस पूरे एग्जाम्पल में या क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, तो सिर्फ दिया क्या गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इज 0.122 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है हमारा वही लिखा गया 0.52 माइनस A बाई B। ठीक है, अब हमने कहा A हमारा क्या है? अनएडजस्टेड, जिसको हमको एडजस्ट नहीं करना है।
और बी क्या है, एडजस्टेड। तो मैंने कहा ए हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ड्रग, और बी को NaCl या डेक्सट्रोज कंसीडर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो सिर्फ ड्रग की बात की गई है, प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड की। इसी को हमें एडजस्ट करना है। तो जब इसी को एडजस्ट करना है तो प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग सब्सटेंस हो जाएगा। तो एडजस्टिंग सब्सटेंस यानी बी की वैल्यू हमको पता चल गई, वो हो गया 0, 1, 2, 2। अब ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ए की वैल्यू नहीं पता, तो ए की वैल्यू क्या करेंगे, 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको फॉर्मूले में रखें तो 0.52, ए की जगह हम लोगों ने 0 रखा, और बी की जगह हम लोगों ने रखा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड 0.122। आंसर आ गया 4.26% वेट बाई वॉल्यूम, यानी 426 ग्राम पर 100 ml, यानी 4.26 ग्राम प्रोपेन हाइड्रोक्लोराइड ये कितने के लिए है, 100 ml के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा, फ्रीजिंग पॉइंट 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड 0.0288 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमको फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया, एक तो बोरिक एसिड का दिया गया है 0.288 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सोडियम क्लोराइड का दिया गया 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 0.52a/b। अभी ए किसको रखना, b, तो ए हमारा क्या था, अनएडजस्टेड का था, यानी अनएडजस्टेड का मतलब जिसको हमें एडजस्ट नहीं करना है। तो एडजस्ट नहीं करना है वो वैल्यू हमारी क्या हो गई, ड्रग। तो ड्रग मीन्स हो गया बोरिक एसिड, यानी ए की वैल्यू हो गई बोरिक एसिड, और बी एडजस्टेड है तो क्या हो जाएगा, NaCl। इसी को फॉर्मूले में रखेंगे 0.52 माइनस 0.288 डिवाइडेड बाई 0.576, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आ गया 0.042% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया कि 0.402 ग्राम पर 100 ml के लिए। तो ये जो क्वांटिटी दी गई है 100 ml, तो ये जो क्वांटिटी हमको मिली है ये किसके लिए मिली है, 100 ml के लिए। ठीक है, तो 0.402 ग्राम ये हो गया 100 ml के लिए। ठीक, किसकी क्वांटिटी, सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट सोल्यूशन क्वेश्चंस देखा जाए। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास एक और, थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ मॉर्फिन सल्फेट इज 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज 0.576। तो हाउ मेनी ग्राम each morphine sulfate and sodium chloride are required to prepare 50 ml of 1% weight by volume morphine sulfate solution isotonic with blood plasma। तो क्वांटिटी देखा जाए गया क्या, फ्रीजिंग पॉइंट आपको मॉर्फिन सल्फेट का है 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रीजिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का दिया गया 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला फिर हम लोग यूज करेंगे 0.52a/b। अब ये 0.52 माइनस ए किसकी क्वांटिटी होगी, अनएडजस्टेड है तो ड्रग हमारे यहाँ मॉर्फिन लग रहा है, तो मॉर्फिन की जगह ए और बी की जगह सोडियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट। इसी सिस्टम को यहाँ पे रखते हैं 0.52 माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.576। तो सॉल्व करने पे आ गया 0.7638 ग्राम पर 100 ml। और प्रिपेयर्ड कितना करना है, 50। तो सारी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। कैसे, द क्वांटिटी नीडेड टू मेक 50 ml सोल्यूशन। तो मॉर्फिन सल्फेट हम 50 ml के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि 1 ग्राम के लिए 50 ml 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू 0.5 ग्राम। सोडियम क्लोराइड इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे
0.7638 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50। अभी कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आप लोगों को क्लास में भी बता चुका हूँ, फिर यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि कहा गया कि 0.7638 कितने के लिए चाहिए, 100 के लिए चाहिए। तो 1 के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे, तो 1 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.7638 डिवाइडेड बाई 100, ये 1 के लिए हो गया, 1 ml के लिए हो गया। अब आपको कितने ml के लिए कैलकुलेट करना है, 50 ml के लिए कैलकुलेट करना है। तो 50 ml के लिए कैलकुलेट करने के लिए 0.7638 100 तो है ये, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 1 का निकालेंगे और फिर 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 0.3819 ग्राम। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई क्वांटिटी मेंशन की जाएगी तो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू होगी 100 के लिए, और 100 से हम लोग 50 ml भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 500 ml भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, पहले हम 1 की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और जितनी भी क्वांटिटी हमको बनाना उस क्वांटिटी से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल और देखा जाए लास्ट इस सेक्शन का। 1% weight by volume solution of NaCl has freezing point depression 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। अब यहाँ NaCl कैलकुलेट करना है, तो देखा जाए कि सिंस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड इज इतना, द कंसंट्रेशन NaCl रिक्वायर्ड टू मेक आइसोसोल्यूशन कैलकुलेटेड एज, वही फॉर्मूला यूज करेंगे 5:2 याद हो गया A/B। ये फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हमारा अनएडजस्टेड और ये एडजस्टेड है, तो यहाँ पे हमें अनएडजस्टेड का सिस्टम दिया नहीं किया है, तो हम लोग A को मानेंगे 0 जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, और B तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl 0.52 माइनस 00 डिवाइडेड बाई 0.576 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। It could be 0.8 समथिंग आता है, बट वी आर कंसिडर एज 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। तो ये स्टार्टिंग से ही आपको बताया गया है कि 0.9% जो है, तो यहाँ पे 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, ये स्टार्टिंग से बताया गया। ये क्या है, आइसोटोनिक है, किसके साथ, बॉडी फ्लूइड कह सकते हैं, प्लाज्मा कह सकते हैं, लैक्राइमल सोल्यूशन कह सकते हैं, किसी के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको जवाब मिल गया कि 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने स्टार्टिंग से कह रहा हूँ याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड। अब सेकंड मेथड देखा जाए, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, या इसी को मॉलिक्यूलर वेट भी कहीं कहीं कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट, वन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। वन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, इफ 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, दैट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस dissolve in 100 ml of water, then resulting solution will be 1% molecular concentration। ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी वगैरह पढ़ते हैं, वही सिस्टम है। मोलरिटी में आप कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, और नॉर्मेलिटी में आप लोग क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंट वेट। ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट से इक्विवेलेंट वेट में कैलकुलेशन करना हो तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे कहा गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बोरिक एसिड अगर दिखा जाए 62 है, सो इफ 62 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड इज मिक्स इन 100 ml ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी 1 मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। यानी 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन अगर आप कह रहे हैं, तो यहाँ का मतलब हो गया कि हम लोग जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक, 62 ग्राम बोरिक एसिड, अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट को 100 ml में डिसॉल्व कर दें तो वो हो जाएगा 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन।
ठीक है। तो देखा गया फॉर नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस अगर हमारे पास है जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो एक्वस सोल्यूशन हैविंग 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और प्लाज्मा का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखा जाए कि डिप्रेशन ऑफ 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन इज ड्यू टू 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। 1% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन से नॉन आयनाइजिंग की बात हो रही है, कितना डिप्रेशन आ रहा है, -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक, अब 1 डिग्री को अगर देखा जाए, 1 डिग्री के लिए कैलकुलेट किया जाए डिप्रेशन, 1 डिग्री के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिवाइडेड बाई 18.6%, 1 डिवाइडेड बाई -18.6% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है, कितने के लिए आएगा, 1 डिग्री के लिए। और आपको कितने के लिए कैलकुलेट करना है, 0.52 डिग्री के लिए। तो 0.52 डिग्री के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो डिप्रेशन ऑफ 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट प्लाज्मा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -0.52 डिवाइडेड बाई 18.6, तो ये आ गया हमारे पास 0.03 मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। और इसी को हम लोग इक्वेशन में फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो यहाँ कहा गया सो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो कितना है, 0.03%, ठीक है। तो ये कहा गया कि कोई भी सोल्यूशन अगर इसका मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन अगर हम इतना कर दें 0.03%, तो क्या होगा, आइसोटोनिक विथ ब्लड। तो वही क्या गया, देयरफॉर एनी सोल्यूशन हैविंग मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन 0.03% विल बी आइसोटोनिक विथ ब्लड। तो ये फॉर्मूला आपको अभी आप याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड 0.03 m डिवाइडेड बाई m। m क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस है यहाँ पे। और n क्या, नंबर ऑफ आयंस विच द सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड, नंबर ऑफ आयंस है जब सब्सटेंस क्या हो, आयोनाइज्ड होगा। अगर अनआयोनाइज्ड होगा, अगर सब्सटेंस हमारा क्या है, अनआयोनाइज्ड है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। तो फॉर्मूला सिर्फ क्या हो जाएगा, 0.03 m, ठीक है। अब एग्जांपल से देखा जाए, थोड़ा सा समझ में आएगा। फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। तो हमें सोडियम क्लोराइड का प्रोपोर्शन पता करना है, और ये इक्वेशन में दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया रहेगा। तो 58.5 आपका NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5। तो सोडियम क्लोराइड इज आयोनाइजिंग सब्सटेंस है, ये सोडियम क्लोराइड क्या, आयोनाइजिंग सब्सटेंस। अब आयोनाइजिंग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू आयंस, किसमें टूटेगा, आयंस में। जैसे हमारे पास NaCl है अगर, तो NaCl किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो प्लस को हम लोग कहते हैं कैटायंस और Cl माइनस को कहते हैं एनायंस। यानी जो भी सब्सटेंस कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजिंग सब्सटेंस। तो देखा जाए NaCl को जब हम लोग तोड़ते हैं तो एक Na प्लस यानी एक कैटायंस बनता है और एक Cl माइनस एक एनायंस। तो टोटल आयंस कितने बन गए, 1 + 1 = 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में रखें 0.03 मल्टीप्लाई बाई 58.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0.88% वेट बाई वॉल्यूम। और ये कितने के लिए है, 100 ml के लिए, यानी 0.88 ग्राम NaCl कितने के लिए है, 100 के लिए। तो 88 को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0.9। तो देखो बार बार ये 0.9 आ रहा है, तो ये आपको याद रखना ही होगा कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है, किसके साथ, ब्लड प्लाज्मा के साथ। ये चीज आपके जहन में बैठ जानी चाहिए और याद हो जाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सोल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। डेक्सट्रोज, तो डेक्सट्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 डी, ठीक। डेक्सट्रोज इज नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस, नॉन आयोनाइजिंग डिसोसिएट इन, आयोनाइज का मतलब होता है डिसोसिएट इनटू आयन। तो नॉन आयोनाइजिंग, सॉरी यहाँ पे
नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस का मतलब होगा नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। जो आयंस में डिसोसिएट ना हो उसको हम लोग कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस। तो जो टूटेगा ही नहीं, तो एन की वैल्यू ऑलवेज विल बी 1। एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू ऑलवेज विल बी 1। तो अब इसको फॉर्मूले में रखा था 0.03 मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट से 1 और डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया 5.4% वेट बाई वॉल्यूम, यानी 5.4 ग्राम डेक्सट्रोज कितने के लिए है? 100 ml के लिए। कितने के लिए? 100 के लिए। ठीक है, तो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग का सिस्टम समझ में आ गया। आयोनाइज कहेंगे तो किसमें डिसोसिएट होगा? आयंस में। और ये आयंस क्या है? कैटायंस और एनायंस। नॉन आयोनाइजिंग की बात करेंगे तो ये नॉट डिसोसिएट, ये डिसोसिएट नहीं होगा और एन की वैल्यू कितनी होगी? ऑलवेज विल बी 1। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका कि फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू मेक सोल्यूशन आइसोटोनिक। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम सल्फेट इज 140 एंड इट इज आयोनाइजिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो पहले Na सोडियम सल्फेट को देखें, Na2SO4, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2Na प्लस और SO4 माइनस, तो कैटायंस कितने हो गए? 2 और एनायंस कितना हो गया? 1। तो टोटल हमारे पास आयंस कितने हो गए? 3। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ये लिखा गया सोडियम सल्फेट इज आयोनाइजिंग सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू 3 आयंस। कितने में टूटेगा? 3 आयंस में। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम सल्फेट दिया गया है 148। वही फॉर्मूला यूज करेंगे 0.03 m बाई n। ये फॉर्मूला याद हो गया? ठीक है, तो वहां रखे 0.03 मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट 148, आयन से डिवाइड करेंगे 3, आ गया 1.48% वेट बाई वॉल्यूम। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो गया इसका 148 ग्राम पर 100 ml, यानी 148 ग्राम कितने के लिए चाहिए? 100 ml के लिए चाहिए। तो इसमें आयंस का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें आयंस का ध्यान रखना है कब? जब आयोनाइज सब्सटेंस हो। आयोनाइज्ड हो तो कितने कैटायंस बन रहे हैं और कितने एनायंस बन रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी। नॉन आयोनाइजिंग है अगर हमारे पास, तो हमें कुछ करना ही नहीं है और एन की वैल्यू ऑलवेज विल बी 1 इन केस ऑफ नॉन आयोनाइजिंग। तो ये क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, एक्सरसाइज आपको, आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दीजिएगा। और अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो भी विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क राइटिंग इन कमेंट बॉक्स। तो फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1% कोकेन हाइड्रोक्लोराइड आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। फ्रीजिंग पॉइंट 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन कोकेन हाइड्रोक्लोराइड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो दोनों फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया गया है। किस फॉर्मूले को यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है 0.52 माइनस ए बाई BC फॉर्मूले को यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड 1% सोल्यूशन ऑफ एड्रेलिन एसिड टार्ट्रेट आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एड्रेलिन एसिड टार्ट्रेट 0.098 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ भी फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता चल गया, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज करेंगे 52A minus A by B. Find out the proportion of boric acid required to produce solution isoosmotic with lacrimal solution. बोरिक एसिड आपको यहाँ पे दिया गया 62 एंड लिखा भी गया इट इज अ नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस। तो जब नॉन आयोनाइजिंग लिख दिया गया है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? करेक्ट, तो ये आपका 2 मेथड के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट और एक हो गया मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, या इसी को कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट मेथड। जो नेक्स्ट 2 मेथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट एंड व्हाइट विंसेंट मेथड, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला बस आपको याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट का 0.52A
माइनस ए बाई बी। ए आपका अनएडजस्टेड और बी क्या एडजस्टेड। मॉलिक्यूलर के लिए आपको याद रखना 0.03 m बाई n, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है और ये आपका नंबर ऑफ आयंस है तब जब हमारा सब्सटेंस क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। अगर नॉन आयोनाइज्ड है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, नॉन आयोनाइज्ड है तो n की वैल्यू क्या होगी 1, n की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, जो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है किसके साथ, ब्लड प्लाज्मा, बॉडी फ्लूइड एंड लैक्रेमल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन में फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन पे। नेक्स्ट टू मेथड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिलेगा, अरे सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टार्टिंग जो ऑस्मोसिस के बारे में और टोनिसिटी के बारे में बताए थे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।